गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ चिकित्सा का चक्कर। यह एक हास्य कथा है। पहले वीडियो में मैंने आपको इस पाठ की संक्षिप्त जानकारी दे चुकी हूँ, इसलिए आज इस कहानी को शुरू करते हैं। लेखक ने इस कहानी में स्वयं का ही चित्रण किया है कि कैसे वो एक बार बीमार पड़ते हैं और उनके इलाज के लिए तमाम वैद्य, हकीम, डॉक्टर बुलवाए जाते हैं, लेकिन अंततः उन्हें किसी के भी इलाज से पूरी तरह दर्द उनका कम नहीं होता और अंत में उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आप खाना तरीके से खाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हटले के बिस्किट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूडिक्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीवी उंडेल कर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढप जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो लेखक की क्या इच्छा थी कि वो एक बार बीमार पड़ते। शायद वो कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे, इसीलिए उन्हें ऐसी इच्छा थी। और ये इच्छा क्यों थी बच्चों उनकी? क्योंकि वो चाहते थे कि हटले के बिस्किट और यूडिक्लोन की शीशियों से उनका मालिश हो। उनकी हटले के बिस्किट उन्हें खाने को दिए जाएं और सारे दोस्त और सगे संबंधी उन्हें देखने के लिए आए। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतार कर स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ़्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था। रिफ़्रेशमेंट आप समझ रहे हैं, नाश्ता। इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। लेखक की पत्नी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। जब लेखक ने अपनी पत्नी को खाने के लिए मना कर दिया तो लेखक की पत्नी ने कहा कि आज उन्हें सिनेमा देखने के लिए जाना है, इसलिए अगर वो अभी खा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें आने में संभवतः देर हो जाए। मैंने फिर इनकार नहीं किया। मैंने यहाँ पर मैंने जब भी प्रयोग हो रहा है बच्चों, वह लेखक ने स्वयं के लिए किया है। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थी और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई। ये सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाज़ार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टे हो जाएं। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। मतलब 12 पूरियाँ, आधा पाव मलाई और प्रसाद जी के यहाँ से आए हुए 12 रसगुल्लों में से 6 रसगुल्ले लेखक गटक गए और उसके बाद चारपाई पर लेट गए। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। कहने का मतलब है कि रसगुल्ले बहुत बड़े बड़े थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की भी कमी न हुई। और जब लेखक के पेट में ज़ोर से रात के 3 बजे दर्द होने लगा, तब उन्होंने अमृत धारा की पूरी एक शीशी समाप्त कर दी, लेकिन फिर भी उनके दर्द में कोई कमी ना हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा और सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाने के लिए एक आदमी लेखक के घर से गया। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए।
सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना, क्योंकि डॉक्टर सूट पहने हुए थे लेकिन आए किस पर बैठकर? इक्के पर। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि सूट वाले डॉक्टर का उस इक्के पर आना वैसे ही लगा जैसे नेता मोटर छोड़कर पैदल चल रहे हों। मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि वे बोले, ज़बान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। गरम बोतलों से सेकना भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी ना हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवाय जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। बच्चों लोगों की आदत होती है कि अगर आप बीमार हो, अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, तो जो कोई भी आपसे मिले उसे भले उस बात का, उस दर्द का अनुभव हो या ना हो, लेकिन वो उसे उस बीमारी, उस दर्द के लिए आपको सलाह ज़रूर दे डालेगा। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय पर चर्चा छिड़ जाती। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती? कहने का तात्पर्य है कि लोग आते तो थे लेखक को देखने के लिए क्योंकि वो बीमार थे, लेकिन चर्चा दूसरे लोगों की करते थे। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथानाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। FRCS की डिग्री तो बहुत बड़ी डिग्री होती है। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, कुछ लोग रात में ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। वैसे ही डॉक्टरों की फ़ीस भी रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंचकर चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह भी तिल मिला उठे। सोचो बच्चों कि वो दवा कितनी कड़वी होगी जिसके बारे में लेखक ने लिखा है कि अगर मुर्दे के मुंह में भी डाल दिया जाए तो लाश भी तिल मिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए।
इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्ज़ों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज़ हुए जिनका नाम साधारण क्या, पढ़े पढ़े लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज़ सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी एक सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौजी ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्ज़ों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आँखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज़ का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आ गया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। क्यों? लेखक ने कहा कि जिस आदमी को बुलवाने भेजा गया था डॉक्टर साहब को, वह वहाँ से बिन मांगी पत्रिका की तरह लौट आया, क्योंकि जैसे जिस अखबार जिस पत्रिका को हम नहीं चाहते पढ़ना उसे हम लौटा देते हैं, वैसे ही उस इंसान को लौटा दिया गया, ये कहकर कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, वो घर पर नहीं हैं। उधर मैं हवाई जहाज़ के पंखे की तेज़ी के समान करवटें बदलता रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ थी। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी ना तो किसी की बात मानता था और ना ही कोई निश्चय हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ, रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वे वैद्य जी आए, न भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। देर हो रही थी। एक और दर्द आयकर की तरफ बढ़ता जा रहा था, जैसे इनकम टैक्स बढ़ती जा रही है। लेखक के अनुसार उनके पेट का दर्द भी उसी तरह बढ़ रहा था। दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं चल रहा था। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा। पत्रा मतलब पंचांग, जिसमें दिन तिथि होती है ना, मुहूर्त होता है, उसे कहते हैं पत्रा। और कहा कि अभी बुद्धि के संक्रांति वृत्त से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। भाई वो पत्रा देखकर सारा काम करते थे। पंडित जी थे, विशारद थे। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। अब लेखक तो बेचारे बहुत परेशान हो गए, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ़ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, मतलब उस पंडित जी ने और कोई वस्त्र नहीं पहने थे। ऊपर धोती पहनी होगी और कुर्ता या कुछ और नहीं पहना था, सिर्फ जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज की कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा। पहले 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की ओर, फिर बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, ज़रा अलमारी में से आपटे का कोश तो लेते आइए। यह आपटे का कोश क्या है बच्चों? हिंदी और संस्कृत का जो सबसे अच्छा शब्दकोश माना जाता है वो है वामन शिवराम आपटे का शब्दकोश। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है, क्योंकि वो इतना विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे कि लेखक को यही नहीं पता चला कि उन्हें समस्या क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, अदरक का रस, और कहा कि इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा।
2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह सीआईडी की तरह पीछा ही न छोड़ता था। अब तक इस कहानी में हमने पढ़ा बच्चों कि कैसे लेखक को अचानक पेट में 3 बजे रात के बाद दर्द का अनुभव होने से उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। पहले डॉक्टर से इलाज संभव न हुआ तो डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाया गया और उसके बाद एक वैद्य को बुलाया गया और वैद्य ने इस प्रकार विशुद्ध हिंदी में उनके रोग की उन्हें जानकारी दी कि लेखक को आपटे का कोश भी मंगाना पड़ा अपनी अलमारी में से, ताकि वो जान सके कि उन्हें रोग क्या हुआ है, और उन्हें चरक और सुश्रुत संहिता के श्लोक सुनाने लगे। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।